हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपने देखा ही होगा मेरे पुराने वीडियोस में भी, और जो अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर मैंने इतने सारे अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, या CA में फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल टॉपिक हो। और लगातार मेरी ये कोशिश है कि मैं सारे अलग अलग जो चैप्टर के अलग अलग कंसेप्ट हैं वो सब एक एक करके डिस्कशन में ले सकूं और आपको बहुत ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए, ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट। देखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट। सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए कि क्लास 11th के सिलेबस में है और 12th में भी इसका यूज़ है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बिना अधूरा है, तो फाइनल अकाउंट का वहाँ पर भी यूज़ है। CA के कोई भी लेवल का एग्जाम ले लीजिए, फाइनल अकाउंट चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, हर जगह इसका यूज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंट के किसी भी स्टेज में, अकाउंटिंग के किसी भी स्टेज में अगर आप सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ पे डिस्कशन में ये लेने वाला हूँ क्योंकि फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना और उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना, स्टार्टिंग से उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि आपको फॉर्मेट पूरी तरीके से मालूम हो। फॉर्मेट का हर आइटम, कौन सा आइटम कहाँ पर आता है, कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कौन सा बैलेंस शीट में आता है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है, राइट। और क्यों आता है, कैसे आता है, वगैरह वगैरह, इससे जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो पूरा ये चैप्टर जो है अपने आप में फॉर्मेट का ही खेल है। आपको अगर मालूम है कि फॉर्मेट में कौन सा आइटम कहाँ पर आता है तो बस उसको वहाँ पर लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है, और फाइनली फिर आपका जो फाइनल अकाउंट है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आमतौर पे हम जो फाइनल अकाउंट बोलते हैं बेसिकली वो किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा, और तीसरा बैलेंस शीट, राइट। ये 3 प्रकार की चीज़ें हमको बनानी पड़ती है। इसमें 2 तो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है। चलिए, अब समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है और कौन से फॉर्मेट के अंदर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है फॉर्मेट। ये बेसिकली फॉर्मेट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, राइट, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस का फॉर्मेट ट्रेडिंग का होता है कि वो परचेस करते हैं और सेल करते हैं। तो हम सबसे पहला अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो हम जो भी कंसर्न जिसका भी बना रहे हैं, XYZ लिमिटेड का, मेसर्स अनिल ब्रदर्स का, जिसके भी नाम का बना रहे हैं उसका ऊपर में नाम लिखते हैं और लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब वो कुछ भी हो सकता है, 31 मार्च 2019 हो सकता है, 31 मार्च 2020 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड। क्यों? क्योंकि हम ये जो प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, ये पूरा पूरा एक ईयर जब एंड होता है तो प्रिपेयर करते हैं। तो उस कंप्लीट ईयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है फॉर द ईयर एंडेड, राइट। नाउ इसके 2 साइड होते हैं, ऑफ कोर्स हर किसी अकाउंट में जैसे 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, राइट। डेबिट साइड में 2 कॉलम होंगे, एक पर्टिकुलर का, एक अमाउंट का। क्रेडिट साइड में 2 कॉलम होंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का। अब देखिए, सबसे पहली बात हम जो डेबिट साइड में लिखते हैं इसके फॉर्मेट में, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। आप देखिए, किसी भी बिजनेस की शुरुआत अगर होगी, कोई भी बिजनेस अगर शुरू होगा, आप कल्पना करो कि आप बिजनेस को शुरू करने जा रहे हो। आज 1 अप्रैल है, साल का पहला दिन है। आज बिजनेस को आप शुरू करने जा रहे हो। आप सबसे पहले जैसे ही अपने शोरूम को, बिजनेस को, शॉप को ओपन करोगे, सामने आपके क्या दिखेगा? बिजनेस में स्टॉक दिखेगा, राइट। कुछ ना कुछ तो स्टॉक आपके बिजनेस में रही होगा, पिछले साल का जो था वो। तो ईयर के बिगिनिंग में जो भी स्टॉक आपके शॉप में था उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो हम भी जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। अब देखिए, जो स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है, क्या सारी जिंदगी उसी से काम चल जाएगा या कुछ और भी नया नया स्टॉक परचेस करना पड़ता है? कस्टमर लोगों के लिए करना पड़ता है, और भी तो कुछ परचेस करेंगे हम। तो जो कुछ भी हम परचेस करेंगे इस साल के दरमियान, वो कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट्स में आएगा, परचेस में, राइट। तो और वैसे भी एक सिंपल सा उसूल भी ध्यान रखिएगा कि सारे एक्सपेंडिचर और जो कुछ हमारा लग रहा है वो सब कहाँ पर आता है? वो डेबिट में आता है। और जो हमको मिल रहा है और जो हमारी इनकम है बिजनेस से, वो सब कहाँ पर आता है? क्रेडिट में आता है। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे परचेस, जितना भी हमने परचेस किया। देखिए, बिजनेस में कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कुछ परचेस किया और हमको उसमें से कुछ वापस करना पड़ गया, कुछ सूटेबल नहीं था, गुड्स ठीक नहीं था, क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं थी, ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है।
तो अगर हमने कुछ भी रिटर्न कर दिया तो हम क्या कर देंगे, उसको परचेस में से माइनस कर देंगे, हम उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। कुछ भी अगर रिटर्न हो गया, राइट, तो परचेस से माइनस कर दो। भाई अगर मैंने 5 लाख का परचेस किया और 10,000 का रिटर्न कर दिया तो मेरे लिए तो परचेस 4,90,000 ही होगा ना, तो हम नेट अमाउंट को ही बाहर लिखते हैं। अब इसके बाद डेबिट साइड में और क्या आएगा, उसके पहले 2 आइटम जो क्रेडिट साइड के इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, पहले से आपके पास स्टॉक था, आपने परचेज भी कर लिया। अब परचेज क्यों किया है, सेल करने के लिए। किसी न किसी को तो सेल करेंगे तभी तो बिजनेस होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस गुड्स को जितना भी साल भर में सेल करेंगे वो सेल के फिगर को हम कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्योंकि डेबिट साइड में जो लगाया और क्रेडिट साइड में जो कुछ हमने पाया, तो इस बिजनेस से हमको जो कुछ मिलेगा वो कहां पर लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई सेल्स। ऑल राइट। अब अगर हमने भी सेल्स किया तो हो सकता है भाई कुछ लोग हमको भी रिटर्न कर दे, उनको हमारा जो गुड्स है वो ना जमा हो, पसंद ना आया हो, क्वालिटी नहीं जमी हो, वापस कर दिया उन्होंने, तो वो हो जाता है सेल्स रिटर्न। वो माइनस कर देंगे सेल्स से, जितना हमने सेल्स किया उसमें से माइनस कर देंगे, जितना रिटर्न आ गया तो आ जाएगा नेट सेल्स। इसके बाद देखिए, दुनिया में 2 ही बातें होती है, हम चाहते तो है सब कुछ बेचना, पर क्या जरूरी है कि सब कुछ बिक जाए, नहीं। कुछ बिक जाता है तो कुछ बच जाता है, 2 ही बातें हो सकती है। जो बिक जाएगा वो बचेगा नहीं, और जो बच जाएगा वो बिकेगा नहीं, राइट। तो जो बिक गया वो आ गया सेल में, जो नहीं बिका, जो बच गया उसको हम नाम देते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ईयर के एंड में 31 मार्च को, ईयर के एंड में हमारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा रह गया है, जो नहीं बिक पाया इस साल, अगले साल तो जरूर बिकेगा पर इस साल नहीं बिक पाया 31 मार्च तक, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक। ऑल राइट। अब देखिए, अब जितने भी एक्सपेंडिचर होते बिजनेस के, अब देखिए हमने क्या कर लिया, गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया। ये परचेज और सेल करने के लिए, पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं, हमको बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। उस सारे एक्सपेंडिचर को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको इसको समझना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट। देखिए कैसे समझे किसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली परचेस किए हुए गुड्स पर हो रहा है, एकदम डायरेक्टली हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने गुड्स को परचेज किया, आप कहीं से परचेज करते हैं, दिल्ली से परचेज करते हैं, और फिर परचेज करने के बाद उसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस पे करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, राइट। वो एक्सपेंसेस आपको पे करना पड़ता है, या फ्रेट पे करना पड़ता है, भाड़ा पे करना पड़ता है जो, राइट। देखिए वो जो पे करना पड़ रहा है वो डायरेक्टली, वो जो एक्सपेंसेस है ना, वो किसके ऊपर हो रहा है, गुड्स के ऊपर हो रहा है। कैसे गुड्स के ऊपर हो रहा है, देखिए अगर आप परचेस ज्यादा करेंगे तो ये जो कैरेज इनवर्ड का खर्चा है, फ्रेट का खर्चा है, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा। परचेस कम करेंगे तो ये खर्चा भी कम होगा। परचेस नहीं करेंगे तो सोचिए, परचेस अगर आपने नहीं किया, किसी भी गुड्स का परचेज नहीं किया साल भर में, तो क्या जरूरी तब भी ये खर्चा लगेगा आपको, कैरेज इनवर्ड का, फ्रेट का? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक है, एसोसिएट है परचेस के साथ में। परचेस होगा, गुड्स होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। तो it is 100% absolutely directly connected with the purchase and goods. So all those expenditure which are directly connected with the purchase, those expenditure are direct expenses. आप बोलोगे ऐसे में तो सारे खर्चे तो ऐसे ही होंगे, राइट। बिजनेस ज्यादा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे तो सारे खर्चे होंगे। नहीं, सारे खर्चे ऐसे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए दूसरे खर्चे का, मैं आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखिए ऐसा है, कौन सा एक्सपेंडिचर को बोलोगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो लेकिन जिसका गुड्स से कोई कनेक्शन नहीं है, परचेस किए हुए गुड्स से कोई कनेक्शन नहीं जिसका। फॉर एग्जांपल आप शॉप का रेंट पे कर रहे हो, आप साल भर में बहुत ज्यादा गुड्स आपने परचेस किया तो भी आपको शॉप का, शोरूम का रेंट उतना ही पे करना पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं। आपने कम परचेस किया तो आपका शॉप का रेंट, शोरूम का रेंट कम नहीं होने वाला है, सिर्फ इसलिए कि आपने गुड्स परचेस कम किया है, कोई लेना देना नहीं, राइट। साल भर में आपने गुड्स परचेज ही नहीं किया, अगर बिजनेस चला रहे हो तो रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा तब भी, राइट। तो देखिए आप जो रेंट का एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो, इट हैज नो कनेक्शन विद द गुड्स परचेज। आप कम करो, ज्यादा करो, करो मत करो, कुछ भी करो, वो जितना है उतना ही होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट।
ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस तो है बट इनडायरेक्ट है, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है परचेज किए गए गुड्स के साथ में, राइट? तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एंड easiest definition of understanding this thing, which expenditure are direct and which expenditures are indirect. Alright, आप ध्यान से सुनिए, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्योंकि हम अभी दो अकाउंट देखने वाले हैं, दोनों में एक्सपेंडिचर आते हैं, दोनों में डेबिट साइड आते हैं। तो ये फर्क समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा। तो अब कौन सा एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्ट कहलाएंगे वो देख लेते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट? तो मैंने अभी आपको बताया कैरेज इनवर्ड, फ्रेट आप जो पे करते हैं वो सब डेबिट साइड में आएंगे। और फिर मान लीजिए आपने लेबर चार्जेस, वेजेस पे कर दिया, जो गुड्स आप ट्रांसपोर्टेशन करके लाते हैं उस गुड्स को अपने शोरूम में रखने के लिए अगर आपने कुछ वेजेस पे कर दिया, लेबर चार्जेस पे कर दिया, तो वो सब भी कहाँ पर आएगा? डेबिट में आएगा। और फैक्ट्री का पावर एंड फ्यूल वगैरह भी कोई एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो भी डेबिट में आएगा। ऑलराइट, तो ये था डेबिट में आने वाला ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम। अब क्रेडिट साइड में अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया है स्टॉक का तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, या आपने कोई स्क्रैप वगैरह, कचरा वगैरह था गुड्स का, वो सेल कर दिया तो वो भी आ जाएगा क्रेडिट साइड में, राइट? तो ये किसी किसी क्वेश्चन में एक्सेप्शनली रेयरेस्ट हो सकते हैं। तो मेनली जो आइटम आते थे वो हमने देख लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे गुड्स से रिलेटेड वो सब आ जाएंगे डेबिट साइड में। और उसके बाद फाइनली हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम। और अगर ये डेबिट में आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अगर सेल किया ज़्यादा है और परचेज किया कम है तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया और क्रेडिट का कम है, राइट, तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस। क्योंकि मैंने आपको बताया था डेबिट में कौन सा है? जो लगाया, और क्रेडिट में क्या है? जो पाया। तो इफ लगाया इज मोर देन द पाया देन देयर विल बी लॉस, एंड इफ पाया इज मोर देन द लगाया देन देयर शुड बी प्रॉफिट। ऑलराइट, ये था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। ट्रेडिंग अकाउंट को ही और आगे बात को बढ़ाने के लिए हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी शुरुआत कहां से होती है? जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका कहां पर खत्म हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। ये ट्रांसफर कहां पर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हम इसको शुरुआत जब करेंगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है अगर, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट? और अगर ग्रॉस लॉस है तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आमतौर पे ग्रॉस लॉस होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट है ये भी। आमतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने इनडायरेक्ट प्रकार के आइटम है वो सब आएंगे यहाँ पर, चाहे वो एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनकम हो, राइट? अगर कोई भी बिजनेस में इनडायरेक्ट इनकम हो रही है, मतलब जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है बिजनेस करने का, लेकिन फिर भी वो इनकम तो हो रही है बिजनेस में, वो सब कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। हमेशा इनकम कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड में। और एक्सपेंडिचर कहां पर आएंगे? डेबिट साइड में। अब इनकम को देख लेते हैं, कौन कौन सी इनकम हो सकती है भाई? हमको हो सकता है किसी से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है हमारे लिए। हो सकता है हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम है हमारे लिए। हो सकता है हमको रेंट रिसीव हुआ किसी से, इनकम है हमारे लिए। हो सकता है कमीशन हमको किसी से रिसीव हुआ, इनकम है हमारे लिए। तो ये सब कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, राइट? डिविडेंड मिला शेयर्स पर, वो भी हमारे लिए इनकम है। ऑलराइट, बैड डेप्ट रिकवर हो गया, कोई पुराना डूबा हुआ पैसा था वो आपको मिल गया तो फायदा हो गया आपका, क्रेडिट में आएगा। और कोई मिसक्लेनियस इनकम, इसके अलावा भी और कुछ अगर कोई इनकम होगी तो वो भी आएगा। ऑलराइट, ये हो गया कॉमन फॉर्मेट, मोस्ट कॉमन आइटम और इंपॉर्टेंट आइटम जो आते हैं क्रेडिट साइड में। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर, ऑलमोस्ट मोर देन 90% एक्सपेंडिचर वो सब इनडायरेक्ट ही होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो मुश्किल से 2-4-5 ही होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट? बाकी सारे बचे कुछ एक्सपेंडिचर कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। कौन कौन से? सैलरी, आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, उनको आपको सैलरी देना पड़ता है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। रेंट पे करना पड़ता है आपको शोरूम का, गोडाउन का, ऑफिस का, वो सब डेबिट में आएगा, राइट? स्टेशनरी प्रिंटिंग का खर्चा आपके बिजनेस में लगता है, टेलीग्राम का खर्चा, पोस्टेज टेलीग्राम का खर्चा लगता है, टेलीफोन का एक्सपेंसेस लगता है आपको, इंश्योरेंस का खर्चा लगता है आपको, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस आप करते हो, एडवर्टीजमेंट आप करते हो, रिपेयर करना पड़ता है कई बार शॉप का, बिल्डिंग का, मशीन का, राइट? इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है लोन वगैरह पे, डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना पड़ता है। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, तो एक प्रकार का लॉस है आपके लिए। तो सारे एक्सपेंडिचर और सारे लॉसेस कहां पर आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, कन्वेंस चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, किसी प्रकार का लॉस हो गया, फायर से, थेफ्ट से, चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, कैसा भी नुकसान हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। कमीशन आपने पे कर दिया, एडवर्टीजमेंट पे कर दिया, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये अगर आपने पे कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए जो कैरेज इनवर्ड होता है, फ्रेट इनवर्ड होता है, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन जो फ्रेट आउटवर्ड होता है, मतलब हम जब सेल करते हैं और हम जब गुड्स को डिस्पैच करते हैं, उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसका परचेस किए गए गुड्स से कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन है सेल किए हुए गुड्स से। कोई डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो सब डेबिट में आएगा। बैड डेब्ट है, आपका पैसा डूब गया बिजनेस में, ये भी तो लॉस है, डेबिट में आएगा। फाइनली लास्ट में हम क्या करेंगे, पूरे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का टोटल करेंगे। जिधर का टोटल ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखेंगे, और जितना पैसा डिफरेंस है, जो डिफरेंस का अमाउंट है, जिस साइड शॉर्ट पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, उस साइड लिखेंगे। अगर डेबिट साइड में शॉर्ट पड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में शॉर्ट पड़ रहा है पैसा तो हम उसको बोलेंगे नेट लॉस, राइट। और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ पर बनाया जाता है, बैलेंस शीट में बनाएंगे हम, राइट। तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ऑलराइट। तो ये था फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब लास्ट फॉर्मेट देखते हैं हम बैलेंस शीट का, जो बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। चलिए बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखिए दो साइड होते हैं, याद रखिएगा, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। इसके दो साइड जो होते हैं वो एक होता है लायबिलिटीज का और एक होता है एसेट्स का। तो ये दो साइड होते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले लायबिलिटीज और एसेट में हम बात कर लेते हैं एसेट साइड की। देखिए एसेट्स का मतलब कौन सी वो चीज़ें आएगी, हर वो चीज़ बिजनेस में जो हमारी है, जिस पर हमारा हक है, जिस पर आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमको पैसे मिलने हैं, जिस चीज़ से बिजनेस को, वो सब बिजनेस की एसेट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस में बिल्डिंग है, आपके पास लैंड है, आपके लिए एसेट है। आपके पास फर्नीचर है आपके बिजनेस में, आपकी एसेट है। आज नहीं तो कल उससे पैसा मिलेगा या बेनिफिट्स मिलेगा आपको बिजनेस में उसका। मशीन है आपके पास में, वो भी आपकी एसेट है, राइट, आपकी अपनी है और उससे पैसा भी मिलेगा फ्यूचर में, राइट। फिर आपको बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, उसको हम बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, जिनसे हमको पैसा लेना है, कस्टमर लोगों से, वो भी आपका एसेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा मिलेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपके बिजनेस में जितना कुछ पड़ा हुआ है वो भी आपका एसेट है। क्यों क्लोजिंग स्टॉक आपका एसेट है, क्योंकि आज नहीं तो कल बिकेगा तो पैसा मिलेगा। लूज टूल्स, कुछ मशीनरी के छोटे मोटे आइटम पड़े हैं आपके पास में। इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी पैसे का कर दिया है तो वो भी आपका एसेट है। फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब बिल्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया, प्रेमाइसेस वगैरह। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, देखिए इंटेंजिबल एसेट, कई एसेट ऐसी होती है जो इंटेंजिबल होती है, हमको दिखाई नहीं देती, वो सारी एसेट भी कहाँ पर आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, राइट, ये भी आएगी। और इसके बाद फिर आपके पास कैश पड़ा हुआ है बिजनेस में, वो भी आपका एसेट है, कैश खुद अपने आप में एसेट है। बैंक बैलेंस है आपका, बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए हुए हैं, वो भी आपके लिए एसेट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके पास बिल्स रिसीवेबल है, जिनसे आपको पैसा लेना है, जिन लोगों से जिन्होंने आपको बिल साइन करके दिया हुआ है, वो भी तो एसेट है, उससे भी आपको पैसा लेना है। सारा कुछ जिससे आपको आज नहीं तो कल कभी ना कभी जिससे पैसा मिलना है, वो आएगा एसेट साइड में। आप आइए लायबिलिटी साइड में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, आज नहीं तो कल जिस बात का भी पैसा आपको देना पड़ेगा वापस, वो सब क्या है, लायबिलिटी है, राइट। लायबिलिटी में सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी हो सकती है, जो भी हमको बाहर वालों को देना है, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स। भाई बिजनेस में हम जिनसे गुड्स परचेज करते रहते हैं क्रेडिट में, उनको आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा, जो पैसा देना हमको, हम उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, राइट। और इसके बाद फिर बिल्स पेबल, जो हमको बिल्स पेबल का पैसा लोगों को देना है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बिल हमने एक्सेप्ट किया है, आज नहीं तो कल उसका पैसा देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, उल्टा ज़्यादा पैसा ले लिया, वो पैसा देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड का पैसा हमको एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा बाद में। लोन्स एंड एडवांस, अगर हमने लिया है लोगों से किसी प्रकार का लोन तो वो आएगा। अगर किसी प्रकार का रिजर्व फंड बनाया गया है तो वो आएगा। और लास्ट में कैपिटल का पैसा भी लायबिलिटी है। आपको कई बार सोचने से ऐसा लगेगा कैपिटल वो तो अपना है ना, वो कैसे लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द अकाउंटिंग कि बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है, राइट, ओके। तो बिजनेस हमेशा ये मान के चलता है कि मेरे को बिजनेस मैन को कैपिटल के पैसे वापस करने हैं, एक प्रकार की लायबिलिटी है, राइट। तो जो कैपिटल होगा वो भी आएगा। कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं भाई, ऐसा हर वो आइटम जो कैपिटल को इंक्रीज करने वाला है वो प्लस करना पड़ता है, हर वो आइटम जो कैपिटल को कम करने वाला है वो माइनस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल पहले से जितना था उसमें अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो ऐड हो जाएगा। साल भर में अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमा लिया बिजनेस में तो वो भी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्यों कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा भी तो बिजनेस मैन का है ना। जो साल भर का प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, वो किसका है,
बिजनेसमैन का है तो बिजनेसमैन का जो कुछ भी पैसा होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस से निकाल लिया है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग, वो माइनस कर देंगे हम, क्योंकि वो इतना पैसा ले गया कैपिटल से तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। सिमिलरली अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा कम। और इसके बाद अगर इनकम टैक्स कुछ पे किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा, क्योंकि इनकम टैक्स अगर प्रोप्राइटर ने पे किया तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, किसका एक्सपेंसेस माना जाता है, बिजनेसमैन का। क्यों? क्योंकि इनकम किसकी होती है, बिजनेसमैन की होती है, तो भैया इनकम टैक्स भी किसका होगा, बिजनेसमैन का होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और अगर बिजनेस में कुछ नेट लॉस हो गया तो वो भी कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो ये आइटम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कैपिटल का जो भी लास्ट में बैलेंसिंग फिगर होगा, नेट अमाउंट होगा, वो जाएगा बाहर बैलेंस शीट में। और इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का जो टोटल है वो हर हाल में बराबर होना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ों को अपने अपने फॉर्मेट में सही जगह पे रखा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत आपके बैलेंस शीट को टैली होने से रोक नहीं सकती, याद रखिएगा। ये टैली होके रहेगा, 100% होके रहेगा, राइट। अगर ये टैली नहीं है इसका मतलब कुछ गलत है, राइट। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, ओम शांति ओम मूवी में, कि आखिरी में, हर मूवी के आखिरी में, अंत में तो सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, और अगर अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब ये द एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो सिमिलरली बैलेंस शीट एंड में टैली होता ही है, अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ तो कुछ गलत है और क्वेश्चन अभी बाकी है, या क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। इसके दो मायने हो सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। और देखिए बैलेंस शीट का टैली होना ना तो कोई जादू है ना चमत्कार है, आप सब समझते हैं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग अकाउंटिंग में जब भी किसी ट्रांजेक्शन को लिखा गया है तो एक लिखा गया डेबिट में तो एक क्रेडिट में, एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में, एक डेबिट में तो एक क्रेडिट में। तो आप किसी भी टाइम पे जब टोटल करोगे तो दोनों साइड तो इक्वल आना ही चाहिए हर हाल में, राइट। तो ये सिंपल सा अकाउंटिंग लॉजिक है, अकाउंटिंग साइंस है कि बैलेंस शीट आपका टैली हर माह में होना ही चाहिए और टैली होता भी है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कंप्लीट फॉर्मेट किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का। क्वेश्चन में हमको दिया होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम दिए होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, उन सबका एक इफेक्ट होता है, मतलब वो हर चीज एक ही जगह कहीं ना कहीं जाएगी। जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया वो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, जो बैलेंस शीट में आ गया वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता। कहीं पर भी जाए पर जाएंगे एक ही जगह, सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, दो जगह नहीं जा सकते। ऑलराइट, तो हर आइटम को ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको लिखना है। और मैंने फिर दूसरे भी वीडियोस बनाए जिसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन दिया कैसा रहेगा, फाइनल अकाउंट का हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट वाले भी और विथ एडजस्टमेंट वाले भी, दोनों भी हम देखेंगे। और एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाया हुआ है कि सारे जो एडजस्टमेंट होते हैं फाइनल अकाउंट के, उनका हमको क्या करना पड़ता है। तो ये अलग अलग वीडियोस मैंने अलग अलग कंसेप्ट के लिए बनाए हैं, वो आप जरूरत पड़ने पर देखिएगा। इस वीडियो में मेरे को एक्सप्लेन करना था सिर्फ फॉर्मेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए दूसरे मेरे YouTube चैनल पर दूसरे वीडियोस भी देखते रहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। थैंक यू।